नमस्कार दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि भारत सहित दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जी हाँ, जो ईवीएम की मदद से अपने देश के अंदर चुनाव को संपन्न करवाते हैं, मतलब कि चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करते हैं, जिसमें आपका भारत के अलावा हमारा पड़ोसी देश भूटान, नेपाल, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया और मिस्र, ये तमाम ऐसे देश हैं जो ईवीएम से संबंधित, जी हाँ, ये जो टेक्निक है इसकी हेल्प के माध्यम से, जी हाँ, अपनी सरकार चुनते हैं, अपने नेता चुनते हैं अपने क्षेत्र के। वहीं पर कुछ विकसित देश भी हैं, जिसमें आपका इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, नीदरलैंड, इनफैक्ट यूएसए, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जहां पर ईवीएम का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, मतलब कि बैन है। आप सभी को पता होगा कि 5 नवंबर को यूएसए में जो चुनाव होने वाले हैं, जी हाँ, जो ऑफिस अलॉटमेंट जो होगा दोस्तों विनर का, वो ऑफिशियल जो अलॉटमेंट होगा विनर का वो होगा आपका 20 जनवरी को, राइट। और जो नॉमिनेशन है वो केवल दो के बीच में है, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, राइट। और जो अनाउंसमेंट होगा वो 20 जनवरी 7 PM होगा लोकल टाइम के अकॉर्डिंग। आखिरकार ये देश आखिरकार ईवीएम मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्या इनका हाथ बहुत टाइट है, ईवीएम मशीन बहुत कॉस्टली आती है इसलिए नहीं करते, या फिर इन सभी तमाम देशों को ईवीएम की मशीन पर यकीन नहीं है? जी हाँ, इसके ऊपर इनको फेथ नहीं है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हो। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ के असली मुद्दा मेरा है क्या इस वीडियो को शूट करने का। सो गाइस, पहले तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए थे कि जो हरियाणा में चुनाव हुए थे उसकी जो 8 अक्टूबर को काउंटिंग हुई थी, 5 तारीख को चुनाव हुए थे, काउंटिंग वाले डे में ये पाया गया कि ईवीएम मशीन में की जो बैटरी थी वो 99% चार्ज पाई गई थी और उन सभी ईवीएम मशीन पर बीजेपी के वोट दर्ज थे, राइट। ये आपको पता होगा। इसको लेकर के चुनाव आयोग में याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसका कुछ खास रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिला और हर बार ऐसा ही होता है। जी हाँ, जब भी रिजल्ट आता है जो पार्टी हारती है वो ईवीएम मशीन पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देती है। इनफैक्ट अप्रत्यक्ष रूप से जो विपक्ष की तरफ जो पार्टी खड़ी होती है उस पर ब्लेम करना शुरू कर देती है। और लेकिन दोस्तों अभी ये वैसे रूप से मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा कुछ और है। थोड़ा सा इंतजार आप और करिएगा। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने अभी एक नोटिस जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने एक फैसला ले लिया कि जो प्रत्येक पोलिंग बूथ जो होगा, महाराष्ट्र के अंदर हो या फिर झारखंड के अंदर क्यों ना हो, आपको पता होगा दोस्तों महाराष्ट्र में, जी हाँ, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, राइट। और नवंबर में ही आपके झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को इन दोनों क्षेत्रों की काउंटिंग होगी कि कहाँ पर कितने वोट पड़े। लेकिन अचानक से चुनाव आयोग ने यह बोला कि जो मतदाताओं की संख्या जो पोलिंग बूथ पर होती है उसकी कैपेसिटी होती है वो होती है 1200। एक पोलिंग बूथ पर आपको 1200 लोग ही मिलेंगे, लेकिन अचानक से इसको बढ़ा के इन्होंने 1500 कर दिया। जी हाँ, इसके बाद से भारत की राजनीति की जो तपिश है, जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत अधिक बढ़ गया और सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दायर करी इस बात को लेकर कि आखिरकार अचानक से ये सीट क्यों इंक्रीज कर दी गई। अब आप बोलोगे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर अगर एक पोलिंग बूथ में जो 1200 लोगों की लिस्ट जारी होती है कि यहाँ पे 1200 लोग देने आएंगे अपना वोट, क्या कयास बन जाते हैं, कैसे मतलब करके यहाँ पे रश बन जाता है बहुत तरीके से। महाराष्ट्र जैसे एरिया में बहुत ही लंबी लाइन लगती है और कई लोग भीड़ को देख करके अपना वोट देना कैंसिल कर देते हैं। जी हाँ, अगर आपको मान के चलिएगा कि अगर आपको कम से कम 300 लोगों की लाइन में लगना है, आपका नंबर मैं मानता हूँ कि 200 नंबर पर आप खड़े हैं, क्या आप इतनी लंबी भीड़ देख करके वोट देने जाएंगे? कुछ संख्या ऐसी भी है जो भीड़ को देख करके वापस घर आती है, अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना, सरकार से जो बनना को बन जाएगा। ऐसे भी तबके के बहुत सारे युवा हैं आज के टाइम पे। मैं बात कर रहा हूँ युवाओं की, तो ये सीनियर सिटीजन का घर जो वोट होता है वो तो घर पे वो डाल सकते हैं, लेकिन युवा तक कैसे सोचता है, सोचिए। अब यहाँ पे इन्होंने इसी बात को लेकर के जिक्र किया है कि हमको जो होता है मतदान केंद्रों को काफ़ी सिंपल और सोबर रखना चाहिए। आप मतदान केंद्र के अंदर ही इस तरह के दोस्तों अगर पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमको कहीं ना कहीं 23 नवंबर जिस दिन काउंटिंग होने वाली है उस दिन दिख सकता है। इन्होंने अपनी दलील दी और सबकी बोलती बंद भी करी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज स्टार्ट हुए बोलने को लेकर के, उसके बाद तहलका मच गया। दोस्तों यहाँ पर मनु सिंघवी जी की दलील सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी करी कि चुनाव आयोग भी ये कभी नहीं चाहेगा कि मतदान जो हो वो हतोत्साहित हो, मतलब कि पैनिक सिचुएशन बने।
यहाँ पर जस्टिस खन्ना का साफ साफ कहना है कि चुनाव आयोग तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मतदान कम हो, इसलिए 1200 से 1500 कर दिया गया। तो इसमें दिक्कत क्या है? ध्यान रखिएगा कि ये सभी के सभी स्टेटमेंट कौन दे रहे हैं? हमारे जस्टिस संजीव खन्ना जी दे रहे हैं। ये वही पर्सनैलिटी है जो 11 नवंबर को एज ए CJI, जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, इसकी शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि 10 नवंबर को हमारे DY चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। सोचिए, चुनाव आयोग की पैरवी अब जस्टिस जी कर रहे हैं, और उस समय चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील थे वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो चुप्पी साधे खड़े थे। क्या चल रहा है सोचिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। जब उनका चुनाव आयोग का वकील है तो थोड़ा उनको बोलने का भी मौका मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप अपनी इसकी जो प्रति है, जो कॉपी है ना, इस कॉपी को आप चुनाव आयोग के पास सबमिट कर दो। अरे चुनाव आयोग के पास अगर हमको सबमिट करनी ही होती तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों आते? ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट रेफर कर देगा चुनाव आयोग के पास हमको, तो हम यहाँ से वहाँ धक्के खाते रहेंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा नहीं, चुनाव आयोग जवाब देगा नहीं। जिसकी जवाबदेही बनती थी 99% जो EVM मशीन चार्ज पाई गई थी, वो कैसे पाई गई थी? चुनाव आयोग को इस बात को लेकर के जांच करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करी। आखिरकार चल क्या रहा है इंडिया के अंदर? आप देख पा रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर चल क्या रहा है आखिरकार। हम सभी को पता है कि यहाँ पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब कि जो माननीय हमारे संजीव खन्ना जी हैं, उन्होंने फाइनली एक नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे दी। वो पता डेट क्या है? वो डेट है 2 दिसंबर। मतलब कि सारा खेला हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, सरकार बन जाएगी, उसके बाद आप हियरिंग करेंगे, उसके बाद आप इस टॉपिक पर सुनवाई करेंगे। तो फिर सुनवाई करके भैया आप करेंगे क्या? बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करोगे कि हमने कुछ ना कुछ तो किया था इस चीज़ को लेकर के। दूसरी तरफ दोस्तों, इस पर अब बहुत बड़ा एक्शन लिया है UBD सांसद संजय राउत ने। ये शिवसेना के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े खेले हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के अंदर। तो इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि अगर बात नहीं बनेगी सुप्रीम कोर्ट से, अगर बात नहीं बनती है चुनाव आयोग से, तो मैं इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाऊँगा। जी हाँ, साफ साफ इन्होंने चैलेंज कर दिया है दोनों को ही। और दोस्तों यहाँ पर UBD सांसद संजय राउत ने तो बाकायदा लोकसभा चुनाव के बाद एक लिस्ट जारी करी थी। जी हाँ, किस तरीके से जिन जिन मतदाताओं ने 2024 लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को वोट दिया था, उनका नाम हटा करके फर्जी मतदाता वहाँ पर खड़े कर दिए गए थे। मतलब कि फेक वोटर्स को उस लिस्ट में बैठा दिया गया था। और संजय राउत का ये भी कहना था कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 10,000 से ज़्यादा मतदाता हटाए जा रहे हैं और फर्जी वोटर्स इनके बैठाए जा रहे हैं। मतलब कि डमी वोटर्स इनके बैठाए जा रहे हैं। अब इस पर एक्शन तो हो ही नहीं रहा। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं दोस्तों कि चुनाव आयोग को जो वोटिंग परसेंटेज से संबंधित जो दोस्तों लिस्ट जारी की गई थी इनकी वेबसाइट पर, आपको पता होगा ना, हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? पानी सिर के ऊपर से चला गया था। 61% का मतदान बढ़ा करके आपने 67% मतदान करके वो सपोर्ट दिया था वर्तमान की सत्ताधारी सरकार को। क्या इतनी बड़ी टाइपिंग एरर आपसे हो सकती है? जी हाँ, जो आपने वोटिंग परसेंटेज निकाला होगा उसको लेकर के कितनी फाइलें, कितने पेपर यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए होंगे, कितनों की टेबल पर उसके साइन हुए होंगे, कितनों की स्टैंप लगी होगी, लेकिन वेबसाइट पर आप इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हो? तब भी सवाल खड़ा हुआ था, तब भी याचिका दायर हुई थी, लेकिन वो भी याचिका क्या हो गई? खारिज कर दी गई। तो ये चल रहा है असली खेला हमारे भारत के अंदर। संजीव खन्ना जी पदभार संभालने वाले हैं, सोचिए 11 नवंबर को। अभी से इतना सपोर्ट, तो आगे क्या होगा? संदेह में ये भी कहने के खड़े हो चुके हैं। एक तरफ जस्टिस संजीव खन्ना है तो दूसरी तरफ हमारे CJI चंद्रचूड़ हैं जो कि सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। रिटायरमेंट के ठीक पहले कैसे बयान निकल करके इनके सामने आए हैं। जी हाँ, इन्होंने जो राम मंदिर का फैसला किया था, 3 मंथ के लिए जो केस इनके पास आया था, इन्होंने अपने इंट्यूशन के आधार पर, मतलब कि भगवान जी ने इनकी हेल्प करी थी, उस आधार पर इन्होंने ये फैसला सुनाया था। मतलब कि हमारा जो भारत का जो देश है, हमारा जो भारत है, वो न्यायपालिका जो है उसकी न्यायपालिका एविडेंस के आधार पर नहीं, इनके इंट्यूशन के आधार पर चलता है। ये भी क्वेश्चन मार्क है। कभी भी जिस पद पर हम बैठे हैं उस पद पे हमको सोच समझ करके बोलना चाहिए। जी हाँ, हमारी एक एक स्टेटमेंट कई करोड़ों लोग सुन रहे हैं। वहाँ पर ठीक है, आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार करना है सरकार के मन के अंदर, जनता के अंदर, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह से दोस्तों, अगर एक जो डॉक्टर है, जी हाँ, अगर डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले केवल जय श्री राम बोलते रहे, जी हाँ,
और अपना एक्सपीरियंस उस ऑपरेशन पे ना लगाए, केवल भगवान की माला जाप करे, क्या वो ऑपरेशन सफल होगा? थिंक अबाउट इट। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑपरेशन सफल होता है उस डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है, कैसे वो कट लगाता है, किस तरह से वो हमारे टाँके लगाता है वगैरह वगैरह, उस पर डिपेंड करता है। भगवान पे आस्था होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ बहुत होनी चाहिए। 24 घंटे में मैं कह रहा हूँ 10 घंटे पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपना कर्म करो, कर्म ही पूजा है, इस पर विचार हमको करना होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, फाइनली हमने देख लिया कि कैसे मतदाता का जो परसेंटेज था, जो वोटिंग परसेंट था, उसकी छिड़ाखानी हुई थी। मतलब कि चुनाव आयोग का वकील है वो ना बोल करके हमारे ये खन्ना जी बोल रहे हैं, तो किस तरह से सरकार को ये कवर अप कर रहे हैं, हर तरफ से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो हम एक्चुअली न्यायपालिका को भगवान मानते हैं, हम एक जज को भगवान मानते हैं। अगर ये इस तरह से करेंगे हम आम जनता की याचिका के साथ, तो हमारा क्या होगा भाई? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो सर अब मैं ये सारी कहानी आप पे छोड़ता हूँ। जी हाँ, एक तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ हमारे चुनाव आयोग है जो कि एक्शन लेने के तैयार नहीं है। अब ऐसे हालातों में लोकतंत्र का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात है कि चुनावी प्रक्रिया का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार अन्य देश, जी हाँ विकसित देश, ईवीएम का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? जी हाँ, क्या उनको ईवीएम पर यकीन है या फिर नहीं है? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, जी हाँ, अगर आपको चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवानी होती, जी हाँ, आप पहली वाली प्रक्रिया को अपनाते, मतलब कि मतपत्र के माध्यम से वोट डलवाते, या फिर ईवीएम आपको सही लगती है? लगती है तो क्यों लगती है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी आप चाहो तो मुझे बता सकते हो। जी हाँ, क्योंकि आपके कमेंट अन्य लोग भी पढ़ेंगे, शायद आपकी नॉलेज से किसी और की नॉलेज इंक्रीज हो सके, उसकी नॉलेज में इजाफा हो सके, इसलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।